आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मानचित्र पढ़ने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का एक चैप्टर है। इसमें मानचित्र का बेसिक नॉलेज बताया जाएगा कि मानचित्र होता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे इसके विस्तार रूप को हम लोग देखेंगे और इसके साथ कुछ मैपिंग भी करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम एनसीईआरटी को ही बेस बनाता है। और इसके बाद सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस हुआ, आरओआरओ हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, ये सब एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र एक प्रकार से माना जाए तो ये किसी भी स्वरूप का चित्र बनाना एक प्रकार से मानचित्र कहा जाता है। जैसे देखा जाए तो ये जो किताबी नॉलेज इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को, यानी पृथ्वी का सतह हो या फिर उसके एक भाग को जब हम किसी भी कापी या कागज पर उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चित्र को हम लोग मानचित्र के नाम से जानते हैं। वही बात इसमें लिखा गया है कि चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र बनाने और उसके इस्तेमाल करने वाले या इसके विशेषज्ञों को कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर एक ऐसा शब्द है जो कि जो जो भूगोल में जिस मैप को इंगित करते हैं लोग उसे ही ग्राफर, और उसे जो इंसान करते हैं उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है इससे, जैसे कि नेट जीआरएफ में हुआ, यूपीपीसीएस में हुआ या फिर सिविल सर्विसेज में हुआ। जैसे कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैडम को माना जाता है। वैसे विश्व मानचित्र के निर्माता अनेकजी मेंडर हैं। भूगोल के जनक हिकैटियस है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा हो। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेस्टोस्थनीज हैं, जो कि सबको पता है। आगे अगर देखें मानचित्र के प्रकार, तो मानचित्र के प्रकार तो ऐसे 4-5 टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। पहला मानचित्र जिसे कि हम लोग भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा जो है ये थीमेटिक मानचित्र है। यदि भौतिक मानचित्र के बारे में देखें तो जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाएं को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि भौतिक संरचनाएं होती क्या हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं भौतिक संरचनाएं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ या समुद्र। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक इंडिया मैप है। इसमें यदि देखें तो इसमें कुछ पहाड़ हैं, जैसे कि ये पश्चिमी घाट पहाड़ी या फिर पूर्वी घाट पहाड़ी। और इसमें यदि हम यहाँ पर विंध्या रेंज की बात करें या फिर सतपुड़ा रेंज की बात करें तो इधर से हिमालय रेंज आ जाता है। यहाँ पर मरुस्थल जैसे कि थार का रेगिस्तान है। यहाँ पर ये पूरा जो है ये पठार है, जिसे कि हम लोग दक्कन का प्लेटी बोलते हैं। ये सब जितने मैं बता रहा हूँ ये सब एक प्रकार से भौतिक मानचित्र का एग्जाम्पल है। फिर आगे देखें, समुद्र भी है। समुद्र देखें तो अगर ऐसा नॉर्मल देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है,
ऐसे ही आगे हम लोग देखें तो अब राजनैतिक मानचित्र की बात आती है। तो इसमें बताया गया है कि जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि के सीमा दिखाए जाते हों उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि इधर पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। इस रेखा को वैसे ही यहाँ से चाइना का देखें तो चाइना और भारत का जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान स्टार्ट होता है और अफगानिस्तान और भारत के बीच का जो सीमा है उसे डूरंट रेखा कहा जाता है। आगे से ही देखा जाए तो ये एक प्रकार से राजनैतिक मानचित्र का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे दो राज्य के बीच की सीमा भी हो सकती है, जैसे यहाँ से यूपी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर उत्तराखंड है, तो इन दोनों के बीच में जो भी सीमा निर्धारित होगा उसे राजनैतिक मानचित्र के जरिए से देखा जाएगा। वैसे ही अब एक लास्ट हम लोग देखते हैं, जैसे देख लें जिस राजनीतिक मानचित्र को जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमा दिखाया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब आगे जो कि तीसरा मानचित्र था, थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी है, जैसे कि सड़क मानचित्र यानी सड़क कहाँ से कैसे बनाया जा रहा है, रेल मानचित्र, उसके बाद वायु मानचित्र। वायु मानचित्र का मतलब ये समझना है कि जो एरोप्लेन उड़ता है, जैसे कि मान लो कि दिल्ली से, यहाँ दिल्ली है, यदि दिल्ली से मुंबई आना हो तो ये इसका एक रूट होता है जिसे एयर रूट बोलते हैं, उसी बोल रहे हैं वायु मानचित्र। लौह उत्पादन, लौह उत्पादन का मतलब कि जहाँ से आयरन निकलता हो वहाँ का एक मानचित्र द्वारा, एक प्रतीक द्वारा वहाँ पर सिंबल लगाया जाता है जो कि उस मानचित्र को दर्शाता है। ऐसे ही जनसंख्या मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र से आप लोग को बता दें कि जनसंख्या मानचित्र वो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जहाँ पर तो जन्म बहुत ज़्यादा हो रहा हो लेकिन वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत धीरे धीरे विकसित हो रही है और बुढ़ापा जाते जाते बहुत कम हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक मैप ऐसे बन गया, एक ये इसे मान लेते हैं ये जन्म अवस्था है, ये जन्म के समय का है, और ये मतलब कि नौजवान और ये वाला वृद्धावस्था है। तो ये मानो तो कि जन्म ज़्यादा हो रहा है, जन्म दर है वहाँ का ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे जन्म दर के हिसाब से नौजवान धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग घटते जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से मानचित्र जनसंख्या मानचित्र कहा जाता है। और भी बहुत ज़्यादा मानचित्र हैं जो कि देखे जाएंगे आगे, क्योंकि अभी तो हम लोग 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितना बताया जाता है उससे ही हम लोग देख रहे हैं। यदि आगे देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी, जैसे ये की पॉइंट लिखे हैं कि ये वाला 1 2 3 4 4 पॉइंट्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है मानचित्र के प्रकार, ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। यदि आगे देखें तो मानचित्र के घटक, अब हम लोग मानचित्र के घटक के बारे में जानना चाहेंगे। मानचित्र के घटक की 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये कहने मतलब जितने भी बड़े से बड़े एग्जाम है, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, वनडे एग्जाम हो गया, सभी में पूछ चुका है। ऐसा होता है कि तीनों ऑप्शन दे देता है और एक ऑप्शन नहीं देता है या फिर दूसरा दे देता है, पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है मानचित्र के घटक। तो सबसे पहले दूरी को देखते हैं। दूरी मानचित्र का एक ऐसा आरेखण या बिंदु होता है जिससे पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा महाद्वीप, एक मान लीजिए कि यहाँ पे ये महाद्वीप है, जैसे कि इंडिया है, मैं ये इंडिया यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। तो इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है,
लेकिन अब हम इसे इतना ही पता चल रहा है कि 1 इंच कागज में ही मैं इसे बना दिया। तो इसी को बोल रहा है कि जो इसका दूरी होता है वो छोटे पैमाने पर दिखाया जाता है, उसी को दूरी कहते हैं। दिशा, दिशा के देखें तो अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ एक निशान बनाया जाता है, जिससे कि तीर का निशान हो, उसे दर्शाया जाता है। और इसमें ऐसे देखा जाए दिशा, तो दिशा कौन किस साइड है, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो अब इंडिया में मुझे कि इंडिया में जो महाराष्ट्र है वो किस दिशा में है। अगर यूपी में कोई व्यक्ति बैठा और पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो सीधा बताएगा कि वेस्ट में है। तो ऐसे दिशा का प्रतीक होता है। वैसे यदि प्रतीक देखें तो ये क्या होता है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एक प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए वो निश्चित अक्षरों, रंगों, चित्रों और रेखाओं में उपयोग किया जाता है। जैसे कि सिंपल बात है, मान लीजिए कि कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप का कुछ भी ऐसे निशान दिखा दिया जाता है। या फिर ऐसे नॉर्मली देखा जाए कुआं है तो कुआं को ऐसे दिखा दिया जाता है। मतलब एक ऐसा सिंबल जिससे देखने पर ये पता चल जाए कि यहाँ पर ये चीज़ होगा, वहाँ पर वो चीज़ होगा। तो ऐसे करने पर उसका एक सिंबल फिक्स होता है। अपने से सिंबल नहीं बना, क्योंकि मैपिंग का रूल होता है कि मैपिंग में हर एक चीज़, कलर कैसा होगा, किस चीज़ का कैसा सिंबल होगा, ये सब पहले से ही तय होता है। तो वो सिंबल उसमें लगाया जाता है। तो एक ऐसा होता है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात एक इसमें देखते हैं कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहा जाता है। जैसे खाका एक प्रकार से वो होता है कि एक छोटे क्षेत्र का मतलब एक छोटा सा क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए गांव है, हम लोग देश को देखें तो बहुत बड़ा देश होता है, लेकिन गांव बहुत छोटा होता है। तो इंडियन मैप में देखें तो गांव बहुत छोटा चीज हो जाएगा। तो उसे यदि बड़ा बनाना होता है तो वो छोटा मैप हो गया, और उसे बड़ा बनाने के लिए जो भी हम रेखा चित्र बनाते हैं उसे ही हम लोग मानचित्र या फिर खाका कहते हैं, या मानचित्र का खाका कहते हैं। तो आगे इसमें देखा जा रहा है कि मानचित्र का हम लोग देख लिए, इसमें क्या क्या मानचित्र देख लिए। मानचित्र सबसे की पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये देख लिए। मानचित्र के प्रकार जो कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र था, इसे देख लिए। भौतिक मानचित्र में जो है राजनैतिक बता दिए, राजनैतिक में भी बता दिए, थीमेटिक में भी इसे एक बार और एक्सप्लेन करें। तो जो भौतिक मानचित्र होते हैं इसको उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। उच्चावच मानचित्र के क्यों कहते हैं, क्योंकि भौतिक मानचित्र में हम लोग पर्वत पढ़ते हैं, पठार पढ़ते हैं, पहाड़ी पढ़ते हैं। तो पर्वत पठार का जो ऊंचाई होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखें तो पर्वत कुछ इस टाइप का बना होता है, और पठार को देखें तो ऐसे थोड़ा स्लोप टाइप का होता है, और ये तस्तरी नुमा होता है, फिर ऐसे चला जाता है। तो ये एक प्रकार से पठार कहा जाता है, और ये पर्वत कहा जाता है। बीच में जो मैदान है तो स्लोप होता है मैदान। तो यहाँ पर पर्वत का कुछ अलग ही ऊंचाई है, पठार का अलग ही ऊंचाई है, और मैदान का देखा जाए तो एक प्रकार से ये समतल माना जाता है। तो इसमें उच्चावच जो देखा जाए वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसलिए भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं, और इसे उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उच्चावच मानचित्र। ये नेट JRF क्वेश्चन में 1-2 बार पूछा भी गया है, जो कि गलत हो जाता है। जैसे कि पहाड़ हो गया, पहाड़ में आप लोग देख सकते हैं हिमालय हो गया, मैदान हो गया जैसे कि उत्तर भारत का मैदान हो गया, पठार हो गया सबसे बड़ा पठार जो कि दक्कन का पठार हो गया, मरुस्थल जो कि थार मरुस्थल हो गया। वैसे ही नदियाँ की बात करें तो नदियाँ के बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि नदियाँ कहाँ से कैसे निकलती हैं। वो भी एक भौतिक मानचित्र के अंतर्गत ही आता है। समुद्र में बताया है जैसे कि जितने भी समुद्र हैं, अटलांटिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिणी चीन महासागर है, सभी
5 प्रकार के महासागर होते हैं, और सागर तो कई होते हैं। सागर और महासागर में अंतर होता है। सागर का एक बहुत बड़ा रूप होता है, जो कि उससे छोटा जो रूप होता है उसे हम लोग महासागर कहते हैं, अरे सागर कहते हैं। फिर वैसे ही राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखें तो जिस मानचित्र पर शहर या महानगर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी गांव को ही बनाना है, तो गांव का यदि हम लोग सीमा बना रहे हैं तो वहां पर हम लोग राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे, उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। वैसे थीमेटिक मानचित्र में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें जो याद नहीं आता है, जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत ही आता है। आगे हम लोग मानचित्र के घटक सबसे इम्पोर्टेंट, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों देता है और दे देता है, पूछ देता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो दूरी के बारे में बता चुका हूँ, दिशा भी आप लोग को पता है, ऐसे दिया रहता है। ऐसे तो नॉर्मली जो मुख्य रूप से दिशा होती है वो 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब इसमें ये सब डायरेक्शन, इसे डायरेक्शन बोलते हैं और इसे सब डायरेक्शन बोलते हैं। सब डायरेक्शन जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, इसे बोलते हैं। प्रतीक, प्रतीक मतलब एक सिंबल होता है, जैसे किसी भी चीज को जानने के लिए एक सिंबल लगा देते हैं, उस सिंबल को देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर यही चीज होगी। जैसे कि बहुत जगह पुलिस स्टेशन का सिंबल लगा होता है, पेट्रोल पंप का सिंबल लगा होता है, अगर कहीं रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन है तो समझ में तो उसका वो सिंबल लगा होता है। एक सबसे बड़ी बात आती है कि खाका क्या होता है। खाका वही अभी बताए हैं कि छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है, उसे खाका कहते हैं, खाका खींचा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी बात कि मैपिंग क्या होता है, क्योंकि इसके साथ साथ हम मैपिंग भी करते हुए चलेंगे, जिससे कि जानकारी दुरुस्त हो जाए, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैपिंग। दोस्तों, अब अगला टॉपिक हम मैपिंग स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि एनसीईआरटी क्लास 6 के मानचित्र पढ़ने के बाद कुछ हम लोग मैपिंग भी देखेंगे, उसी में हम आगे स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि मैपिंग से क्वेश्चन बहुत बनता है। माना क्या गया है, रियलिटी है। यदि आप सिविल सर्विसेज यानी यूपीआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस देना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यदि टीचिंग एग्जाम में भी आप लोग देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर भारत का क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर इसका विस्तार देखें तो नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, दोनों को मिला दें तो ये जो स्थिति बनती है, इंडिया का कुछ स्थिति यहाँ पर है, और यहीं से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है, लेकिन 100% बीचों बीच नहीं गुजरती है, लगभग भारत के 2 भागों में डिवाइड करती है। अब यहीं पर अक्षांश और देशांतर के विस्तार के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ से साउथ वाला जो पार्ट है वो 3,214 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पाया जाता है। वहीं यदि वेस्ट ले ईस्ट का बात करें तो 2,933 किलोमीटर पाया जाता है। अगर आगे हम देखते हैं तो एक अक्षांश में 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश मतलब कि ये 2 अक्षांश हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बता रहा है कि 1 डिग्री डिस्टेंस में 1,100 और 111 किलोमीटर डिस्टेंस पाया जाता है। आगे देखें तो इसका जो
भारत का नॉर्थ यानी हेमिस्फेयर की नहीं बात कर, ये तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है ही। भारत का जो उत्तरी सिरा है वो 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। अगर यही वेस्ट में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक माना जाता है। ये भारत का एक विस्तार जो है ये हम आप लोग बता चुके हैं कि नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में है। अभी कुछ टाइम पहले मैं बताया हूँ आप लोग को कि भारत को लगभग कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क और मकर रेखा के बारे में आप लोग को बता दें। जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गई होती है जो कि 0 डिग्री अक्षांश यानी ये भूमध्य रेखा होती है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा आ जाता है और नीचे जो होता है वो मकर रेखा होता है। यहाँ पर देखें तो ये 0 डिग्री हो गया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश का होता है और ये 23.5 डिग्री साउथ। अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से एक और लाइन आता है जो कि अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, एक को वेस्ट हेमिस्फीयर, एक को ईस्ट हेमिस्फीयर। अब इसमें देखें तो जो भारत का स्थिति है वो यहाँ पर है, मतलब इधर से देखें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर से देखें तो ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही है। वही यहाँ से देखें तो जो कर्क रेखा जा रही है वो कितने राज्य से होकर जाता है। पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ऐसे भी देखने में लगता है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ये 2 बराबर भागों में एक्यूरेट नहीं बांटता है, कुछ अंतर पाए जाते हैं। अगर इसमें देखें कि ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा राजधानी या कौन सा शहर कर्क रेखा के आसपास, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें 3 आज तक पूछा जाता है। पूछने के लिए इसे थोड़ा डिस्टेंस सिविल सर्विस जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछ देता है कि उत्तर से दक्षिण आने में या फिर पश्चिम से पूर्व जाने में कौन कौन सा शहर पड़ता है। तो इसमें देखिए पहला गांधीनगर है, गांधीनगर कर्क रेखा के पास में पड़ता है। भोपाल ये भी पड़ता है और एक रांची। रांची जो है वो झारखंड का राजधानी है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और भोपाल वाला भी और गांधीनगर वाला भी पूछ चुका है। अब इसके और विस्तार की बात करें तो इसके पूर्वी सिर्फ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है और इसकी पश्चिमी ओर अरब सागर है। आगे इसके बारे में विस्तार हम चर्चा करेंगे। और नीचे आते हैं तो नीचे से हिंद महासागर है। इसलिए भारत को एक प्रायद्वीपीय देश भी बोलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब आप लोग को हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए कि लैंड है, लैंड मतलब भूमि, और ये 3 तरफ से, जैसे कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है।
और एक तरफ से मैदान पठार पर हो, जिससे भी घिरा हो उससे घिरा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि तीन तरफ से पानी से जब घिरा होता है और एक तरफ लैंड पर्वत किसी से, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब कि कोई भी लैंड बॉडी तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से लैंड लैंड मतलब भूमि, पर्वत, पठार से घिरा हो, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का भी कुछ स्थिति ऐसे ही है, जैसे देखा जाए ये वाला। तो भारत में एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और एक तरफ हिंद महासागर है। और एक तरफ देखें तो लैंड से लगा हुआ है। यहाँ से विंध्या पर्वत स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ तक आ जाता है। तो देखा जाए तो ये एक प्रायद्वीप है, जो कि बहुत बड़ा प्रायद्वीप है, कोई छोटा प्रायद्वीप नहीं है, बहुत बड़ा प्रायद्वीप है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछूंगा, प्रायद्वीपों का महादेश किसे कहते हैं? ये आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप, दोनों के बारे में अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तब तक आगे कुछ और देख लें। अब इसकी सीमा की बात करें, एक स्थलीय सीमा, एक तटीय सीमा। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को समझा दें दोनों में अंतर। जैसे कि ये आप लोग को भी मैपिंग बनाना आना चाहिए। जैसे भी थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा, किसी को एकाएक नहीं आता है। तो देखिए, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, और इधर अरब सागर, और इधर बे ऑफ बंगाल, और इधर इंडियन ओशियन। तो इधर देखे तो ये सब लैंड से लगा हुआ है, ये पूरा लैंड से, इसी को स्थलीय सीमा बोल रहे हैं। जितने भी ये जा रहे हैं ये सब स्थलीय सीमा। अब यहाँ से बे ऑफ बंगाल स्टार्ट हो जा रहा है, नीचे देखें तो इंडियन ओशियन, और इधर देखें तो अरब सागर। तो यहाँ से ये पूरा ये पानी है। तो ये जो पानी के किनारे पे, इसी को तटीय सीमा बोल रहा है। तो बस यही बताया है यहाँ पर। तो स्थलीय सीमा, जो कि आप लोग को बता चुका हूँ, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा 6,500 किलोमीटर है। और द्वीपों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये 7,515 किलोमीटर। द्वीपों मतलब कि देखिए, ये लक्षद्वीप में भी कुछ द्वीप है, तो इसका भी कुछ तो कुछ क्या होगा, सीमा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप है, इसका भी कहीं तो कहीं सीमा होगा, तो उसी को ये बता रहा है। अब आगे इसके और विस्तार के बारे में जानकारी, जैसे कि हम लोग आप लोग को बताएं हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यदि लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में जब उत्तर से दक्षिण आते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, एग्जाम न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है। आप लोग प्रीवियस ईयर, किसी भी चीज़ का प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, या फिर मैं खुद कराऊंगा तो उसमें आप लोग को दिखाऊंगा। कवरत्ती, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, और मिनिकॉय, इन दोनों के बीच में जो चैनल होता है वो 9 डिग्री चैनल। चैनल मतलब कि वही जो आप लोग को हम विस्तार बताए थे
वही वाला। तो ये 9 डिग्री चैनल माना जाता है। और जब उससे नीचे आएंगे तो मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। याद रहे कि ये जो दोनों है ये भारत में है, और ये भी भारत में है, लेकिन ये अदर देश में है, अन्य देश है। इतना याद रहे। तो ये आप लोग बोलिएगा मत। कावारत्ती और मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। अब आगे, अब हम लोग मैपिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इससे पहले बताया था कि एनसीईआरटी क्लास 6 का मानचित्र हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद कुछ हम लोग मैपिंग देखेंगे। ये मैपिंग इतना इम्पोर्टेंट होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसे आर ओ हुआ, समीक्षा अधिकारी से बोलते हैं, यूपी पीसीएस हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, और जो बिहार टीचर वाला हो रहा है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखा जाता है जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत एक प्रकार से देखा जाए तो इसका जो लोकेशन है, स्थिति है, वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थिति है। जैसे कि ये पूरा ये अर्थ है। अर्थ का ये जो बीच वाला पार्ट है ये दो पार्ट में बांटता है। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। जब यहाँ से बांटता है तो ये भी दो पार्ट में बांटता है। इधर वाला ईस्ट हेमिस्फीयर है और इधर वाला वेस्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है। और इन दोनों को मिलाकर देखें तो जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ये मतलब कि 0 डिग्री, जैसे कि विषुवत रेखा कहते हैं, फिर भूमध्य रेखा, जो भी आप लोग को कहना है, यहाँ पर भारत की स्थिति है। अब देखा जाए तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ये एक विशाल देश है जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसके पूरे पृथ्वी के भूभाग का देखें तो पूरे पृथ्वी के भूभाग का 2.43% माना जाता है, माना क्या जाता है। और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो अक्षांश मतलब अगर इसका उत्तर से दक्षिण देखा जाए, मान लीजिए कि मैं मैप बना लेता हूँ। आप लोग भी मैप बनाना सीखिए, नहीं आ रहा हो तो हम बता देते हैं। मैप बनाने का एक कला होता है, उससे भी जब आप लोग कोई भी अगर ज्योग्राफी से पीजी किया होगा तो इसका भी प्रोसेस होता है बनाने का, जिसे कि कार्टोग्राफी कहते हैं। अगर यहाँ से नॉर्मली देखें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से अगर नॉर्थ से साउथ देखा जाए तो इसका जो डिस्टेंस है 3,214 किलोमीटर है। और वहीं यदि हम पश्चिम से पूर्व देखें विस्तार, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 2,933 किलोमीटर है। ऐसे देखा जाए तो भारत ऐसा लगता है कि कोई देवी का रूप है, लेकिन वो अलग बात है, आगे हम बात करते हैं इसमें। अगर यहीं पर इसका अक्षांश की बात करें तो
तो अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं। ये दो समूहों में बटा हुआ है, ऊपर अंडमान द्वीप है और नीचे निकोबार द्वीप है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हुए आए हैं। यहाँ से देखें अंडमान द्वीप को, तो ऊपर से ये सबसे पहले उत्तर में उत्तरी अंडमान आता है और नीचे मध्य अंडमान। उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, उसके नीचे लिटिल अंडमान। याद रहे, इसका क्रम कई बार एग्जाम में पूछता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, आगे भी पूछता रहेगा। क्रम याद रहे, उत्तर से दक्षिण उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। आगे देखें तो उत्तरी अंडमान के बगल में नारकोंडम द्वीप है जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक उसके नीचे बैरन द्वीप है, ये भी एक ज्वालामुखी है। ये कई एग्जामों में पूछा है, वनडे एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विसेज वाले हो। सबसे इम्पोर्टेंट कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की कैपिटल है, ये पूछता है। ये तो पता रहता है कि कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, लेकिन किस द्वीप पर है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जाम में बार बार पूछता है। तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम बदलकर दूसरा कर दिया गया है, जो कि आप लोग बताएंगे क्या नाम रखा गया है। नीचे देखें लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई एग्जामों में पूछा है। ये तो पता है कि वनडे एग्जाम में पूछ देता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री लोग बता देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब सिविल सर्विसेज का देना हो, जैसे समीक्षा अधिकारी हुआ, PCS हुआ, तो उसमें पूछता है 10 डिग्री चैनल किस द्वीप के बीच में है। तो वही याद आप लोग को रखना है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। आगे देखें ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार पर ही, ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, इस पर ही इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और अगर वहीं पर हम लोग बात करें, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन यदि भारत का भूमि वाला लास्ट बिंदु पूछे तो वो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु पर लगा हुआ है, तमिलनाडु है। जैसे कि आप लोग को हम बता दें, ये वाला पार्ट कन्याकुमारी है, लेकिन ये भूमि से लगा है। लेकिन सबसे दक्षिणतम पूछे बिना भूमि का, तो ये इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इसमें कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। आगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात में पाया जाता है, और किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वैसे ही ये जो गुहार मोती है, ये गुजरात के कच्छ में है, जो कि सरक्रिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित रेखा है। आगे देखें की पॉइंट, इंदिरा कोल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमाओं के मिलने की जगह पर है। तो सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ये जो बताया हूँ, ये वाला द्वीप, इसे हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मानचित्र पढ़ने जा रहे हैं। ये NCERT का क्लास 6 का एक चैप्टर है। इसमें मानचित्र का बेसिक नॉलेज बताया जाएगा कि मानचित्र होता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे इसके विस्तार रूप को हम लोग देखेंगे और इसके साथ कुछ मैपिंग भी करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम NCERT को ही बेस बनाता है। और इसके बाद सिविल सर्विसेज यानी PCS हुआ,
आर ओ एरो हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, ये सब एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र एक प्रकार से माना जाए तो ये किसी भी स्वरूप का चित्र बनाना एक प्रकार से मानचित्र कहा जाता है। जैसे देखा जाए तो ये जो किताबी नॉलेज इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को, यानी पृथ्वी का सतह हो या फिर उसके एक भाग को जब हम किसी भी कापी या कागज पर उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चित्र को हम लोग मानचित्र के नाम से जानते हैं। वही बात इसमें लिखा गया है कि चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र बनाने और उसके इस्तेमाल करने वाले या इसके विशेषज्ञों को कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर एक ऐसा शब्द है जो कि जो जो भूगोल में जिस मैप को इंगित करते हैं लोग उसे ही ग्राफर, और उसे जो इंसान करते हैं उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है इससे, जैसे कि नेट जीआरएफ में हुआ, यूपीपीसीएस में हुआ या फिर सिविल सर्विसेज में हुआ। जैसे कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैडम को माना जाता है। वैसे विश्व मानचित्र के निर्माता अनेकजी मेंडर हैं। भूगोल के जनक हिकैटियस हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा हो। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेस्टोथनीज हैं, जो कि सबको पता है। आगे अगर देखें मानचित्र के प्रकार, तो मानचित्र के प्रकार तो ऐसे 4-5 टाइप के होते हैं, लेकिन